आज का टॉपिक है मुगल शासक हुमायूं। हुमायूं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बाबर, जो मुगल राजवंश के संस्थापक थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। बाबर की बाद अगला शासक हुआ मुगल राजवंश में, जिसका कि नाम था हुमायूं। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हुमायूं का जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता का नाम माहिम अगना बेगम था। हुमायूं का पूरा नाम नासरुद्दीन हुमायूं था। बाबर ने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया था। हुमायूं विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी। इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। साहित्य के अतिरिक्त हुमायूं ने दर्शन शास्त्र, गणित और ज्योतिष शास्त्र में भी गहन रुचि प्रदर्शित की थी। बाबर ने हुमायूं के लिए उचित सैन्य शिक्षा का भी प्रबंध किया था। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भी हुमायूं उसके साथ में था। हुमायूं ने पानीपत के युद्ध में सेना की एक टुकड़ी का संचालन किया था तथा खानवा के युद्ध में भी राणा सांगा के विरुद्ध हुमायूं ने भाग लिया था। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी को हुमायूं जो था वो मुगल राजवंश के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। अब बात करते हैं हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। हुमायूं राज सिंहासन पर जब आसीन हुआ तो उसके बाद उसको अनेक सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। उसका संपूर्ण जीवन काल कठिनाइयों से जूझने और साम्राज्य को खोने और उसे प्राप्त करने में ही गया। अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य उसके लिए फूलों की सेज नहीं था, अपितु कांटों का ताज सिद्ध हुआ। उसे राज सिंहासन पर बैठने के बाद अनेक कठिनाइयां सामने आई, जिनमें सबसे पहली कठिनाई थी असंगठित तथा दुर्बल साम्राज्य। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था यद्यपि, लेकिन यह साम्राज्य असंगठित था और दुर्बल था। बाबर का अधिकांश समय युद्धों में और संघर्षों में व्यतीत हुआ। इसलिए बाबर अपने विशाल साम्राज्य को संगठित करने का अवसर नहीं पा पाया, जिसके परिणाम स्वरूप बाबर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता फैल गई। अफगान लोग जो थे, अफगान शासक, अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगे थे। बंगाल के शासक भी, जिसका कि नाम नसरत शाह था, वो स्वतंत्र हो गया था। गुजरात में बहादुर शाह नाम का शासक अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और जौनपुर में मोहम्मद लोधी भी सिर उठाने लगा था। पहली कठिनाई थी। दूसरी कठिनाई थी दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। यद्यपि बाबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी अपने जीवन काल में, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी। बाबर ने प्रशासनिक दृष्टि से जागीरदारी प्रथा को अपना करके अपने साम्राज्य को अमीरों और जागीरदारों में विभाजित कर दिया था। इन अमीरों और जागीरदारों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति का विकास करके हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार यही दोषपूर्ण शासन व्यवस्था जो थी वो हुमायूं के लिए समस्या बन गई थी। तीसरी कठिनाई थी साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं को अपने पिता से एक साम्राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन हुमायूं ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने भाइयों में विभाजित कर दिया था।
हुमायूं के 3 और भाई थे, इनमें एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी और तीसरे का नाम था हिंदाल। उसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर और मेवात दिया था। कालांतर में साम्राज्य का विभाजन जो था वह उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। विशेष रूप से उसका भाई जो था कामरान, वो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए इच्छुक हो गया, आतुर हो गया। यद्यपि हुमायूं के भाई स्वयं इतने योग्य नहीं थे जितना कि योग्य हुमायूं था, और हुमायूं के लिए खतरा उत्पन्न करना उनके लिए आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी ये भाई जो थे वो अन्य व्यक्तियों को साथ मिलाकर के संकट उत्पन्न कर सकते थे। तो ये कठिनाई थी उसके लिए। अगली कठिनाई थी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। बाबर की सेना में विभिन्न जाति और वर्ग के लोग थे। उसने मुगलों, उज्बेकों, तुर्कों, फारसी लोगों, अफगानों और भारतीयों, सभी वर्ग के लोग जो थे वो उसकी सेना में थे। संपूर्ण सेना जो थी उसकी कबीलों में विभाजित थी। इन कबीलों के अंदर प्रायः ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती थी। इस प्रकार सेना के अंदर एकता का अभाव नहीं था, वो एकता का अभाव था। युद्ध के समय उस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता था। बाबर के अंदर नेतृत्व का गुण था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में सेना पर नियंत्रण रखा था। परंतु हुमायूं के काल में यह नियंत्रण कमजोर हो गया था, क्योंकि उसमें प्रतिभा और नेतृत्व के गुणों का अभाव था। अगली समस्या थी रिक्त राजकोष। यद्यपि बाबर ने पर्याप्त धनराशि लूटी थी जो कि आक्रमणों के द्वारा उसे प्राप्त हुई थी, लेकिन ये धनराशि उसने लुटा दी थी, उपहार स्वरूप दे दी, बहुत सारे लोगों को पुरस्कार के अंदर बांट दी और धन का अपार अपव्यय उसने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हुमायूं को विरासत में जो राजकोष प्राप्त हुआ था वो रिक्त था। हुमायूं ने भी शासक बनने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया था और ना ही उसे अवसर प्राप्त हुआ। अगला एक समस्या थी संबंधियों के षड्यंत्र। संबंधी भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। हुमायूं का सबसे अधिक विरोध करने वाले उसके संबंधी ही थे और रिश्तेदार थे, जो कि विशेषकर तैमूर वंशी थे। इनमें मोहम्मद जमान मिर्जा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। हुमायूं का दूसरा विरोधी मिर्जा मोहम्मद सुल्तान था। मेहंदी ख्वाजा भी हुमायूं का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। ये लोग बड़े बड़े प्रांतों के प्रांतपति थे और शक्तिशाली सैन्य दलों के संचालक भी थे। ये लोग पर्याप्त काल तक हुमायूं के लिए समस्याओं का कारण बने रहे। अगली समस्या थी, कठिनाई थी अफगानों की समस्या। यद्यपि बाबर ने इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों को पानीपत के युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद ये अफगानी लोग पुनः संगठित होकर के अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास में लग गए थे। महमूद लोदी बंगाल के शासक की सहायता से अपने पूर्वजों की सत्ता को दोबारा से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। इसके अतिरिक्त बिहार में शेर खां जो था, जो कि वहाँ का सूबेदार था, वो अफगानों को संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का स्वप्न देख रहा था। वह मुगलों को अपना घोर शत्रु मानता था। इसी प्रकार इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, जो कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से सहायता लेकर के हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। तो ये सारे अफगानी जो थे वो समस्या का कारण बने। अगली समस्या थी राजपूतों की समस्या। यद्यपि बाबर ने खानवा के युद्ध में राजपूतों के प्रमुख सरदार, जिनका कि नाम राणा सांगा था, उनको परास्त कर दिया था, लेकिन राजपूत लोग जो थे वो अपना अपमान भूले नहीं थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। राणा सांगा के बेटे, जिनका कि नाम रतन सिंह था,
रतन सिंह ने राजपूतों को संगठित करके एक शक्तिशाली सेना का गठन कर लिया और वे मुगलों को बाहर करने के लिए अफगानों से हाथ मिला सकते थे। राजपूत लोग पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में मुगलों को बाहर निकालना चाहते। तो इस प्रकार से हुमायूं के राज सिंहासन पर बैठते समय ये सारी समस्याएं उसके सामने थीं और इन समस्याओं से निपटने के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन हुमायूं इतना योग्य नहीं था, इसलिए उसको अनेक सारे संकटों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं हुमायूं के प्रमुख अभियानों की। तो इन जो कठिनाइयां थी, इन कठिनाइयों से निपटने के लिए हुमायूं को अनेक सैन्य अभियान करने पड़े ताकि अपनी स्थिति को हुमायूं मजबूत कर सके। हुमायूं के द्वारा जो प्रमुख अभियान किए गए उनमें कालिंजर का अभियान, महमूद लोदी के साथ संघर्ष, कामरान के विद्रोह का दमन, चुनार का घेरा, इसके अतिरिक्त मिर्जाओं का विद्रोह शांत किया उन्होंने, बहादुर शाह से संघर्ष किया, शेर खां से संघर्ष हुआ, चौसा का युद्ध और बेलग्राम और कन्नौज का युद्ध का सामना करना पड़ा। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालिंजर पर आक्रमण की। कालिंजर का राजा उस समय रुद्र प्रताप था। रुद्र प्रताप जो था वो कालपी पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। कालपी का किला अत्यंत सामरिक महत्व का किला था, इसलिए हुमायूं ने 1531 ईस्वी में बुंदेलखंड के कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। वह कई दिनों तक कालिंजर के दुर्ग पर घेरा डाले रहा। अंततः कालिंजर के शासक के साथ में उसने संधि कर ली। इस प्रकार कालिंजर का अभियान उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा अभियान था महमूद लोदी से संघर्ष। महमूद लोदी हुमायूं के लिए समस्या बना हुआ था। महमूद लोदी मुगल प्रांत जौनपुर की ओर तीव्रता के साथ में बढ़ रहा था, इसलिए हुमायूं ने महमूद लोदी का दमन करने के लिए प्रस्थान किया। हुमायूं और महमूद लोदी की सेनाओं का आमना सामना अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। इसमें हुमायूं को विजय प्राप्त हुई। महमूद लोदी की सेना पराजित होकर के बिहार की ओर भाग खड़ी हुई, लेकिन हुमायूं भागती हुई महमूद लोदी की सेना का पीछा नहीं कर सका, क्योंकि उस समय उसे अपने भाई कामरान के विद्रोह की सूचना प्राप्त हो गई थी। अब सामना किया उसने कामरान के विद्रोह। तो अगला अभियान था कामरान का विद्रोह। हुमायूं का भाई कामरान ने हुमायूं को युद्ध में व्यस्त देख करके मुल्तान और लाहौर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात उसने हुमायूं से निवेदन किया कि वह पंजाब और मुल्तान भी उसे दे दे। चूंकि हुमायूं पहले से ही समस्याओं में घिरा हुआ था, इसलिए उसने अपने भाई कामरान को अपना विरोधी बनाना उचित नहीं समझा। उसकी मांग को स्वीकार करके उसको पंजाब और मुल्तान का प्रांत भी उसे प्रदान कर दिए। यहाँ पर भी उसने योग्यता का परिचय नहीं दिया हुमायूं। अगला अभियान था चुनार का घेरा। कामरान के विद्रोह से निपटने के बाद हुमायूं ने पुनः अफगान समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। हुमायूं ने हिंदू बेग के नेतृत्व में एक सेना चुनार भेजी, जिसने चुनार के किले को घेर लिया। हुमायूं ने हिंदू बेग के नेतृत्व में जो सेना भेजी, चुनार के किले को घेरने के लिए, उस समय चुनार का किला जो था वो शेर खां के अधीन हुआ करता। हुमायूं की सेना का यह घेरा 4 महीने तक पड़ा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेर खां ने अंततः संधि कर ली और हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन यह जो थी वो शेर खां की एक कूटनीतिक चाल थी। शेर खां पराजित होने वाले व्यक्तियों में से नहीं था, लेकिन उस समय हुमायूं ने को ऐसा लगा कि उसने समस्या का समाधान कर दिया। अगला अभियान था मिर्जाओं का विद्रोह। हुमायूं के संबंधी जो थे, जिनका कि नाम मोहम्मद जमान मिर्जा था,
और दूसरे थे मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। उन्होंने 1534 ईस्वी में विद्रोह कर दिया हुमायूं के विरुद्ध। हुमायूं ने इन दोनों को परास्त करके बंदी बना लिया, लेकिन बाद में मोहम्मद जमान मिर्जा जो था वो बंदी गृह से भाग निकला और उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के यहाँ शरण प्राप्त करी। इसलिए अगला अभियान किया हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध। बहादुर शाह जो था वो गुजरात और मालवा का शासक था। वह भी दिल्ली पर आधिपत्य कायम करना चाहता था। उसने अपने राज्य में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और मोहम्मद जमान मिर्जा को शरण दे रखी थी। हुमायूं ने बहादुर शाह से जमान मिर्जा को सौंप देने के लिए कहा, लेकिन बहादुर शाह ने हुमायूं की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः हुमायूं ने सेना के साथ में बहादुर शाह को दंडित करने के लिए प्रस्थान कर दिया। इस समय बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने राखी भेज करके हुमायूं से सहायता की याचना की। हुमायूं ने रानी कर्णवती की राखी स्वीकार कर बहादुर शाह के विरुद्ध आगे बढ़ना शुरू किया। इसी समय बहादुर शाह ने हुमायूं को संदेश भिजवाया कि वह काफिरों की सहायता न करे। हुमायूं बहादुर शाह की बातों में आ गया और उसने राजपूतों की सहायता नहीं की। तो बहुत बड़ी भूल थी हुमायूं की। यदि हुमायूं ने उस समय राजपूतों की सहायता करती होती तो उसे दोहरा फायदा होता। बहादुर शाह को परास्त करने में उसको राजपूतों की सहायता भी मिल जाती और उसकी धाक भी जम जाती। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद हुमायूं जो था बहादुर शाह की ओर बढ़ा, मंदसौर पहुंच गया। पर्याप्त संघर्ष के बाद हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह वहां से भागा और पुर्तगाल द्वीप में उसने शरण ली। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को इन प्रदेशों की व्यवस्था का भार सौंप दिया और उसके बाद हुमायूं ने चंपानेर और मांडू को भी विजित किया। इन विजयों ने हुमायूं को काफी उन्मादी बना दिया। वह बहुत उन्मादी हो गया, आमोद प्रमोद के अंदर लीन हो गया इन विजयों की खुशी के कारण। जब बहादुर शाह को उसके आमोद प्रमोद का समाचार ज्ञात हुआ तो उसने पुनः आक्रमण करके अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार हुमायूं की जो विजय थी वो अस्थायी सिद्ध हुई। अब इसके बाद अगला अभियान था शेर खां के साथ संघर्ष। हुमायूं का सबसे प्रबल शत्रु जो था वो शेर खां था। वह भी मुगलों को दिल्ली से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष में व्यस्त था उस समय शेर खां ने बंगाल के शासक शाह महमूद को परास्त करके संपूर्ण बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया था और 1536 ईस्वी तक आते आते गौड़ किले तक वह जा पहुंचा था। जब हुमायूं ने शेर खां की इस गतिविधियों को देखा तो वह भी सेना लेकर के गौड़ प्रांत की ओर बढ़ा। शेर खां ने उससे संघर्ष किए बिना ही वहां से हट जाना उचित समझा। हुमायूं ने गौड़ पर अधिकार कर लिया और दोबारा से आमोद प्रमोद में लीन हो गया। हुमायूं 4 महीने तक गौड़ में ही आमोद प्रमोद में लीन हुआ। जब उसे यह सूचना मिली कि हिंदाल, जो कि हुमायूं का ही भाई था, हिंदाल ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है तो उसने आगरा के लिए प्रस्थान। अब होता है चौसा का युद्ध। जिस समय हुमायूं गौड़ में विश्राम कर रहा था उसका लाभ उठा करके शेर खां ने अपनी शक्ति और बढ़ा ली थी। जब हुमायूं गौड़ प्रांत अर्थात बंगाल से वापस आगरा लौट कर रहा था तो रास्ते में चौसा नामक स्थान पर शेर खां से उसको संघर्ष करना पड़ा। शेर खां ने हुमायूं की सेना पर 25 जून 1539 ईस्वी को रात्रि के समय अचानक हमला बोल दिया। इससे हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं को युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भागना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वह गंगा में कूद पड़ा। उसकी जान को एक भिश्ती ने बचाया। चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण। इस प्रकार से चौसा के युद्ध में
भीषण पराजय का सामना एक तरीके से हुमायूं को करना पड़ा। अब अगला युद्ध होता है बेलग्राम या कन्नौज का। जब हुमायूं चौसा के युद्ध में पराजित हो गया तो वह आगरा जा पहुंचा और शेरशाह से पुनः युद्ध करने के लिए सेना को पुनः संगठित करने लगा। उसने अपने भाइयों से सहायता का प्रयत्न किया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया। शेरशाह ने इस अवसर का लाभ उठाया और वह फरवरी के महीने में 1540 ईस्वी में सेना को लेकर के आगे बढ़ा। हुमायूं भी अप्रैल 1540 ईस्वी में सेना लेकर के कन्नौज पहुंच गया। दोनों की सेना एक माह तक आमने सामने डटी रही। 15 मई 1540 ईस्वी को भीषण वर्षा का लाभ उठा करके, बहुत तेज बारिश हुई उस दिन 15 मई 1540 को, उस भीषण वर्षा का लाभ उठा करके शेरशाह ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया। भीषण बारिश में के कारण कीचड़ हो गई थी मैदान के अंदर। कीचड़ के कारण मुगलों की जो तोपें थीं वो तोपें काम नहीं कर सकी, तोपें आगे बढ़ नहीं सकी। इसके कारण उनके अंदर भगदड़ मच गई। परिणामतः शेरशाह ने बड़ी सरलता से युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। पराजित होने के बाद हुमायूं भी किसी प्रकार से भागने में सफल हो गया। वहां से भागना पड़ा हुमायूं। अब बात करते हैं भागने के बारे में, उसके पलायन के बारे में। हुमायूं कन्नौज से पराजित होकर के आगरा पहुंचा, किंतु शेरशाह के द्वारा उसका पीछा किया गया। वह आगरा से दिल्ली चला गया। तत्पश्चात हुमायूं शेरशाह उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद वह दिल्ली से लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंच गया, पलायन कर गया हुमायूं। लाहौर में उसने अपने अन्य भाइयों के साथ में विचार विमर्श किया और शेरशाह का सामना न करने का निर्णय लिया। लाहौर से वो सिंध पहुंचा। सिंध में यहीं पर ही अमरकोट में उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम से प्राप्त हुआ, जो कि कालांतर में अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात हुमायूं जो था वो कंधार चला गया और फिर उसके बाद फारस अर्थात ईरान चला गया। इस प्रकार 1540 ईस्वी से लेकर के 1555 ईस्वी तक हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस बीच शेरशाह ने आगरा, दिल्ली के अतिरिक्त संपूर्ण पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने पंजाब पर अधिकार करने के बाद भारत के अंदर एक नए राजवंश की नींव डाली थी, जिसको सूर राजवंश के नाम से जाना गया। हुमायूं के भारत से पलायन कर जाने के बाद शेरशाह ने भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी, लेकिन 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई और सूर साम्राज्य जो था वो तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो इस प्रकार से जो साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हुई, उस अराजकता का लाभ हुमायूं ने उठाया और पर्याप्त संघर्ष के बाद हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दोबारा से दिल्ली का राज सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से वह दोबारा से 1555 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर आसीन हो गया। 15 साल के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के बाद दिल्ली के राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद हुमायूं के संकट के दिन लगभग समाप्त हो गए थे, क्योंकि अब पहले के समान उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। इसलिए उसका जीवन सुखद और शांति में व्यतीत हो रहा था, लेकिन यह सुख ज़्यादा दिनों तक वह नहीं भोग पाया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को शाम के समय वह अपने पुस्तकालय की छत पर बैठकर कुछ प्रमुख सरदारों और ज्योतिषियों से वार्ता कर रहा था। वार्ता समाप्त करके जब वह
नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वह लुढ़क कर नीचे आ गिरा, गंभीर रूप से घायल हो गया और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जीवन भर कठिनाइयों में लुढ़कते रहने वाले सम्राट का लुढ़क कर ही अंत हो गया। इस संदर्भ में विद्वान लेखक लेनपूल ने लिखा है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा करके ही उसकी मृत्यु हो गई।